अनुशासन की बेड़ियों से पांव बंधे हैं, जाऊं तो कहां जाऊं। सर, ऐसा भी कौन सा अनुशासन है जिसमें अपने ही लोगों के बीच जाने के लिए बेड़ियां महसूस हो। मेरे लोग बेचारे आज भी 23 साल बाद भी मैं उनके कपड़े देख रहा था, उनके जूते देख रहा था। पैदल चले आ रहे हैं, क्यों चले आ रहे हैं? अपनी थाती बचाने के लिए, अपनी पहचान बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए। और हम गाड़ियों में जा रहे हैं, और हम अपनी पार्टी का वैभव भी देख रहे हैं। हम उन लोगों के जिनके लिए राज्य बना, जिनके लिए लड़ाई लड़ी, उनको देख तो मेरे को संभालना मुश्किल हो गया अपने आप। तो वो एक सिचुएशन थी। आज 23-24 साल बाद भी जनता फिर इन्हीं मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर रही है, तो आपको लगता है कि जो सपने देखे थे राज्य को लेकर वो साकार होता हुआ दिख रहा है आपको? कहीं चूक हो गई, क्यों नहीं हम उसके जो पहचान के लिए आज हमारा पूरा पहाड़ छटपटा रहा है, क्यों नहीं वो पहचान उसको दिलाई गई? कौन दूसरी है उसकी? सरकार तो आप ही की है। अब हमारा पर्वतीय राज्य अलग कर दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य बना ही पहाड़ के लिए था। जरूरत थी भू कानून और मूल निवास को लेकर, तब आपने बोला, तो क्या आला कमान से कोई संदेश या कोई फोन आया कि आपने क्या बोल दिया? होता कि सत्ता पक्ष के विधायकों को बहुत ज्यादा बोलने का अवसर नहीं मिलता, विपक्ष लोग ज्यादा बोलते हैं। सर की जो आगामी विधानसभा सत्र हो उसमें विधायक इस बात को उठाई नहीं। जब मेरा मुख्यमंत्री बोला कि हमने विशेषज्ञ समिति बना दी, हम इसको करने जा रहे हैं। धामी जी ने घोषणा क्या कर दी कि जिनका बना हुआ है उनसे स्थायी निवास नहीं मांगा। मेरे पास मूल निवास नहीं है और मेरा मूल निवास नहीं बन रहा है। सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि हमारा मूल निवास बनाया जाए, मांग तो ये था। का बयान आता उत्तराखंडियत को नाम को लेकर, उनको तो अवसर मिला था, तो वो उत्तराखंडियत सिर्फ मीडिया के लिए रह गई, राजनीति के लिए रह गई। मूल निवास की आइडेंटिटी को हम समाप्त नहीं। 2018 में जब भू कानून को लेकर एक बाध्यता थी कि बाहर के लोग एक वो निर्धारित था कि इतनी जमीन खरीद सकते हैं, जब वो हटाया गया तो उस टाइम आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्योंकि आप सरकार का हिस्सा थे। इस विषय पर कितना बोलना है, अब ये भी तो एक सीमा होती है ना। हर बात के लिए हम बोलते ही चले जाएंगे, क्या मतलब है? अगर 3 वर्ष तक जिस चीज के लिए वो जमीन ली गई है, अगर वो चीज वहां पर नहीं की जाती तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ होगा, मैं मान रहा हूँ, मैं आपकी बात स्वीकार रहा हूँ। मुझे ये बताओ, मेरे पहाड़ पर क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, वहाँ पर रोजगार के कितने अवसर जनरेट हो रहे हैं? पहाड़ों में जो दुकानें थी, छोटे छोटे जो रोजगार थे वो तोड़ दिए गए, लेकिन जो देहरादून है या जो मैदानी इलाका है, यहाँ पर बस्तियां हैं, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, उन पर उस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बक्सर.com पर। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली जी। विनोद चमोली जी जो राज्य आंदोलनकारी हैं और उस दौरान संघर्ष के दौरान कई बार जेल भी जा चुके हैं, उन पर रासुका भी लग चुकी है और लगातार उत्तराखंड के हित के मुद्दों को लेकर, उत्तराखंड की जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं उनको लेकर मुखर रहते हैं और कई बार अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ भी जाते हैं या जो जनता की बात है उसको लेकर मुखर होते हैं। और यही वजह है कि विपक्ष भी विनोद चमोली जी को पसंद करता है और वो अपने बातों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। इस बार एक बार विनोद चमोली जी फिर से चर्चाओं में हैं। मूल निवास और भू कानून की को लेकर अगर कोई और चर्चा में है तो वो हैं विनोद चमोली जी। चमोली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चमोली जी, अनुशासन की बेड़ियों से पांव बंधे हैं, जाऊं तो कहां जाऊं। सर, ऐसा भी कौन सा अनुशासन है जिसमें अपने ही लोगों के बीच जाने के लिए बेड़ियां महसूस हो? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बुनियादी कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल। अगर यूँ कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहीं से शुरुआत कर, उसके लिए मैं समर्पित व्यक्ति हूँ, सिपाही के तौर पर। अपनी भावनाएं और अनुशासन दोनों का महत्व है जीवन में। बिल्कुल। आप भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, भावनाओं के अनुरूप चल सकते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं तोड़ सकते, वो भी एक कैरेक्टर है। तो दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना वो एक बड़ा काम है, मुश्किल काम है। तो उस दिन मेरे सामने वही सिचुएशन थी कि पार्टी का भी कार्यक्रम था, उधर मेरे अपने लोग संघर्षरत थे और पहाड़ के बुनियादी प्रश्नों को लेकर वो लोग सड़कों पर थे, जिनसे मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ, पहाड़ के सरोकारों से। तो मेरे लिए बड़ी दुविधा की स्थिति थी। तो वही भाव मेरा वहाँ पर प्रकट हुआ कि मैं पार्टी का अनुशासन है, मैं उसके साथ भी बंधा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं मन से, कर्म से, वचन से मैं उन लोगों के साथ भी खड़ा हूँ जो आज संघर्षरत हैं, जो कभी मेरे संघर्षों के साथी रहे हैं, और जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, वो आज सड़कों पर हैं, तो उनका जो भविष्य है उसके हितों के लिए भी मैं कहीं ना कहीं कमिटेड हूँ और अपने तरीके से जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं उसके लिए काम करता हूँ। चमोली जी, आप आधा आंदोलनकारी रहे हैं उस दौरान जब
पूरे पहाड़ के लोग सड़कों पर उतर गए थे अपनी मांगों को लेकर, और मांग ये थे कि हमारी जो मूल पहचान है वो हमारी बची रहे, हमारे अधिकार सुरक्षित रहें। आज 23-24 साल बाद भी जनता फिर इन्हीं मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर रही है। तो आपको लगता है कि जो सपने देखे थे राज्य को लेकर, आप खुद जेल भी गए थे उस दौरान, कई आंदोलनकारियों की शहादतें हुई हैं, माँ बहनों ने अपने घर छोड़कर सड़कों पर आए थे, तो जिस राज्य के सपने देखे थे वो साकार होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए ऐसा है ना, उस समय जब हम लोग आंदोलनरत थे तो कई सारे इशूज़ थे। एक इशू नियोजन का भी था कि भाई लखनऊ में एसी के कमरों में बैठकर आप पहाड़ों का नियोजन नहीं कर सकते, तो हमें अपने लोग चाहिए जो पहाड़ के अनुरूप, वहाँ के लोगों के जो भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर नियोजन करें। विकास का एक इशू था कि क्षेत्र का विकास हो। ये काफ़ी सारे इशूज़ थे। बेरोजगारी का इशू था। इसमें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और पहचान, अस्मिता का भी इशू था। बाकी सारे इश्यूज तो एड्रेस हुए, लेकिन ये दो इश्यूज कहीं चूक गए हम लोग, ऐसा मेरे को लगता है। सभी लोग, उसमें हम लोग भी हैं, दूसरे दलों के लोग भी हैं जिन्होंने सरकारें चलाई, तो उसमें जो सांस्कृतिक रूप से जो काम होना था वो उसमें कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ होना बाकी था। जो हमारी पहचान के रूप में जो काम होना था वो होना बाकी था। मैं कई बार देखता हूँ हरीश रावत जी का बयान आता है उत्तराखंडियत को नाम को लेकर, कई बार मुहिम चला चुके हैं, बोलते हैं उत्तराखंडियत की बात करते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है, एक्चुअली वही चीज़ है, लेकिन उनको तो अवसर मिला था। बिल्कुल। तो वो उत्तराखंडियत सिर्फ मीडिया के लिए रह गई, राजनीति के लिए रह गई। उसकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनी कि उसका संरक्षण हो सके? क्यों नहीं हम उसके जो पहचान के लिए आज हमारा पूरा पहाड़ छटपटा रहा है, क्यों नहीं वो पहचान उसको दिलाई गई? कौन दोषी है उसके लिए? जब आप इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि मैं उनसे बड़ा कन्विंस हूँ इस बात से, जब वो इस बात को समझते तो जब आपका अवसर मिला तो आपने क्यों नहीं वो सब व्यवस्थाएं लागू की? वो करनी चाहिए थी। तो वो जो उत्तराखंडियत शब्द है, वो उत्तराखंडियत शब्द में सब समाहित है। हमारी संस्कृति भी समाहित है, तो हमारी पहचान भी समाहित है। तो आज ये जो पहचान का संकट खड़ा हो गया है, और मेरा अक्सर ये मानना है कि जब कोई व्यक्ति कहीं से आता है, जैसे हमारे यहाँ भी लोग बहुत आ गए इधर उधर से, तो अपने संस्कार और संस्कृति को साथ लेकर आता है, और वो उनके वो संस्कार और वो संस्कृति हमारे संस्कृति पर हावी हो रहे हैं जी। उससे हमारे संस्कार भी बिगड़ रहे हैं उनके संपर्क में। तो ये स्थितियाँ हैं उत्तराखंड के समय। तो हम कैसे ऐसे माहौल में अपने संस्कारों को बचा कर रख सकें, अपनी संस्कृति को बचा कर रख सकें, अपनी पहचान को बचा कर रख सकें, इस बात का ही मामला है, इस बात का मामला है। तो अभी इस मामला चला है तो कहीं ना कहीं अंजाम तक भी पहुंचेगा। हम सब लोग लगे हैं इस काम में। सर, आपने अवसर की बात कही कि हरीश रावत जी को अवसर मिला था, उन्होंने क्यों नहीं किया है? सर, 2018 में जब भू कानून को लेकर एक बाध्यता थी कि बाहर के लोग, एक वो निर्धारित था कि इतनी ज़मीन खरीद सकते हैं, जब वो हटाया गया था और इसके बाद जब आपका ये बयान आया, आपकी जो पीड़ा थी वो सब ने सुनी, और हर कोई भावुक हुआ वो सुन के कि एक विधायक हैं जो सत्ता पक्ष में हैं और सत्ता के खुले मन से ये कहते हैं भाई कि मेरा शरीर यहाँ है लेकिन मेरा मन अपने लोगों के बीच है जो लोग सड़कों पर आए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग दो धड़ों में बढ़ गए। एक बड़ा धड़ा है जो आपकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, आपकी बातों की सराहना कर रहे हैं कि चलो विधायक ने खुल के बोला तो सही मंच से, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो कह रहा है कि जिस वक्त ये बाध्यता हटाई गई थी भू कानून को लेकर कि भाई आप कुछ भी ले, जितनी मर्जी उतनी ले लो लैंड, बाहर के लोग जो आ रहे हैं वो इसी को लेकर लड़ाई है, तो उस टाइम आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? क्योंकि आप सरकार का हिस्सा थे। देखिए दो चीज़ें हैं जी। मैंने हरीश रावत जी का नाम इसलिए लिया, कोई वो कांग्रेस के संदर्भ में नहीं लिया, इसलिए लिया कि उत्तराखंडियत शब्द का अगर किसी ने इस्तेमाल किया है और उसको लेकर किसी ने बात आगे बढ़ाई तो हरीश रावत जी ने बढ़ाई, तो मैंने उसको अच्छे संदर्भ में लिया। लेकिन कई चूक हो गई, और आप उनसे बात करेंगे तो वो भी मेरी बात को स्वीकारेंगे कि चूक हो गई, उसमें और कुछ किया जा सकता जो नहीं कर पाए। एक जो आपने बात कही, ये विषय आया था जब इन्वेस्टर समिट हुआ था त्रिवेंद्र के टाइम पर, तो उस समय पहाड़ों में इन्वेस्टमेंट लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस समय जो माइंड सेट था, और आज भी एक माइंड सेट है, आपने कभी देखा होगा जब लोग बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं भाई पहाड़ों में बड़े उद्योग लगने चाहिए, बड़े इंस्टीट्यूशंस आने चाहिए ताकि रोजगार के अवसर जनरेट हो, पहाड़ का विकास। ये बात भी पब्लिक से ही आती है, कोई ऐसा नहीं कि हम लोग बोलते हैं, कोई हम लोग नहीं बोलते, ये पब्लिक से। आज भी जो इन्वेस्टर समिट हुआ, मैंने ही 10 बार कहा है कि भाई इसमें पहाड़ में क्या हो रहा है पहले ये बताओ मुझे। देहरादून में, उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में हर कोई इंडस्ट्री लगाने तैयार है, हर कोई इन्वेस्टमेंट करने तैयार है। मुझे ये बताओ मेरे पहाड़ पर क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, वहाँ पर रोजगार के कितने अवसर जनरेट हो रहे हैं ताकि पलायन रुक सके। ये सवाल मैं भी खड़े करता हूँ अपने बीच में जब मैं होता हूँ उस जगह पर।
तो उस समय जो ये जिस संदर्भ में आपने बात की, मैंने त्रिवेंद्र जी से एक बार बात की थी कि मैंने कहा ये मामला चला है तो इसमें क्या है। अब क्योंकि देखिए कारण क्या है कि सरकार अपनी थी, अब हर चीज़ हमसे पूछ के की जाए ये संभव भी नहीं था, ना हम उस स्तर पे थे। हम सामान्य विधायक हैं, पहली बार की बात नहीं, मैं तो बहुत पुराना आदमी हूँ, मैं तो मेयर रहा हूँ, विधायक तो उसके बाद ही होता है, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि हर चीज़ में हमसे पूछ के नहीं की जा सकती, हम उस स्तर पे नहीं थे, एक सीमित दायरा मेरा मन में सर ये सवाल उठा था उस दौरान था, मैंने बात की उनसे, ये सीमित दायरा हमारा है काम का, तो हम उसी में रहते हैं। हाँ, कहीं आवश्यकता पड़ती है तो अपनी बात कह देते हैं। तो मैंने त्रिवेंद्र जी से पूछा था, मैंने कहा भाई ये ऐसे से हुआ था, आपने लोगों को ये रिलैक्सेशन दिया और लैंड यूज़ का भी छूट दी, ये सब क्या, तो इसमें क्या था। तो उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि हमने 3 साल का लॉगिंग पीरियड रखा है। अच्छा, अब आप पूरे डिटेल में नहीं जा रहे ना उसके, जी, जो उन्होंने किया उसकी डिटेल में नहीं जा रहे आप। अर्ध सत्य बहुत खतरनाक, झूठ से भी खतरनाक होता है, ये अर्ध सत्य है। उन्होंने उस समय जो लिबर्टी दी थी, जो भी लिबर्टी दी, वो ये थी कि भाई वहाँ पर कोई अगर बड़े उद्योग या बड़े इंस्टीट्यूशन जाते हैं, हमारा उद्योगों से कम वो था, लेकिन जो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इस तरह कुछ हॉस्पिटलिटी सेक्टर में अगर हम लोग जा सकते हैं, उसका प्रयास था। तो उसके लिए क्योंकि इन्वेस्टर्स को, कोई भी इन्वेस्टर आएगा उसको अपने एक माहौल चाहिए होता है ताकि जल्दी उसके काम हो जाए, वो इन्वेस्टमेंट अगर अपना इंस्टीट्यूशन खड़ा करे, तो उसके लिए वो लैंड यूज के चक्कर में, सरकार के चक्कर ना काटे, वो अपना काम कर सके, उसको जितनी लैंड चाहिए उतनी लैंड वो ले सके, उसको मिल सके। तो वो एक ईज ऑफ डूइंग का एक तरीका था कि इन्वेस्टर को दिक्कत ना है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमारे गढ़वाल में, कुमाऊं में आ सके, पहाड़ी क्षेत्रों में, और वहाँ से लोगों को लाभ मिल सके। लेकिन उसमें उन्होंने एक कंडीशन डाली हुई है, आप जरूर से जाइए, कि अगर 3 वर्ष तक जिस चीज़ के लिए वो ज़मीन ली गई है, अगर वो चीज़ वहाँ पर नहीं की जाती तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ होगा, मैं मान रहा हूँ, मैं आपकी बात स्वीकार रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उनसे बात की, अब इसका अध्ययन आप कर लीजिएगा, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे ये क्लियर किया कि हमने 3 साल का लॉगिंग पीरियड दिया हुआ है। अगर 3 साल में जिस प्रयोजन के लिए ज़मीन खरीदी गई और वो वहाँ खड़ा नहीं होता है, तो 3 साल बाद स्वतः ही ज़मीन जो है पूर्व की स्थिति में आ जाएगी। तो ये क्लॉज है उसमें, ये आप चेक करा लीजिए। तो फिर मैं उस बात से संतुष्ट हो गया कि भाई ठीक है। अगर आज भी अगर इन्वेस्टर समिट की बात अगर आप ही लोग कल कहोगे कि साहब पहाड़ों में वेलनेस सेंटर बनने चाहिए, टूरिज्म के लिए इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, वहाँ के लोगों को काम मिलेगा, मान लो आप ही लोग ये बात करें, जैसे अभी भू कानून पर लोग बात कर रहे हैं कि साहब वहाँ के लोग जो है उनसे पार्टनरशिप हो जाए, लीज पर ज़मीन ले लोग करें, तो लोग ये सभी तो हो सकता है कि ज़मीन लेकर ना करें, तब क्या करोगे? तो उसके लिए क्लॉज कि भाई आप अगर 3 साल में नहीं कर पाते हैं तो अल्टीमेटली आपको छोड़ना पड़ेगा और वो पूर्व की स्थिति में आ जाएगी ज़मीन। तो ये क्लॉज उन्होंने मुझे बताया कि उसमें है, उस दौरान रखा गया, उसमें है। तो फिर मैं चुप हो गया, मैंने कहा ठीक है ये बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने बात नहीं की, मैंने पूछा उनसे, खुलकर आगे नहीं आई या जनता के पास पहुंच नहीं, मैंने पूछा उनसे बाकायदा। और क्योंकि हमने इसलिए नहीं बोला कि मेरा कोई संदर्भ नहीं बनता था, न किसी ने मुझसे पूछा, न मेरा बोलना बनता था। मैं एक सामान्य विधायक अपने क्षेत्र की चिंता करता हूँ, क्षेत्र की चिंता कर रहा हूँ। बार बार आवाज उठाते रहते हैं जनता की, उठाते हैं, लेकिन अब किस विषय पर कितना बोलना है, अब ये भी तो एक सीमा होती है ना। हर बात के लिए हम बोलते ही चले जाएंगे, क्या मतलब है? आप जबरदस्ती बोले जा रहे हैं तो वो भी तो ठीक नहीं। अब बोलेंगे तब जब जरूरत होगी। बिल्कुल। तो आपने जब जरूरत थी भू कानून और मूल निवास को लेकर, तब आपने बोला, तो क्या आला कमान से कोई संदेश या कोई फोन आया कि आपने क्या बोल दिया? नहीं, क्यों बोलेगा आला कमान? मुझे बताओ ना, जब मेरा मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मूल निवास को हम वैलिड मान रहे हैं, जब मेरा मुख्यमंत्री बोल रहा है कि हमने विशेषज्ञ समिति बना दी, हम इसको करने जा रहे हैं, मूल निवास पर प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है, तो मैंने वही तो बोला, मैंने कोई लगता इसमें कुछ सवाल हैं सर। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की कि जिनका मूल निवास है उनसे स्थायी निवास नहीं मांगा जाएगा। सर इसमें बहुत सारे सवाल ये लोग ये उठा रहे हैं कि मूल निवास मानो मेरे पिताजी का बना हुआ है, मेरा नहीं बना हुआ है। धामी जी ने घोषणा क्या कर दी कि जिनका बना हुआ है उनसे स्थायी निवास नहीं मांगा। मेरे पास मूल निवास नहीं है और मेरा मूल निवास नहीं बन रहा है। सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि हमारा मूल निवास बनाया जाए, मांग तो ये थी। ऐसा ना, अभी एक घोषणा हुई है जो तात्कालिक इफेक्ट से शुरू हुई है, अब ये दूसरा पहलू है, इस पर भी निश्चित काम होगा। और मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ आपको, हम लोग इसलिए भी मूल निवासी हैं, मैंने अपने बच्चों को बनाया ना, क्यों नहीं बनता है? कौन कह रहा है? मैं बता रहा हूँ, लोगों को बहुत सारी नॉलेज नहीं है। आपका परिवार रजिस्टर होता है, आज भी मेरी जो पूरी संपत्ति है, पूरा घर है, वो मेरे पिताजी के नाम पे, चाचा जी के नाम पे है, लेकिन एक परिवार रजिस्टर जिसमें मैं हूँ, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें, वहाँ से हम
हम मूल निवासी होते हैं, एक प्रक्रिया है वो। लोगों को इसका ये है कि मूल निवासी के फायदे भी अभी मैं आपको बताऊं, अभी एक लैंड इशू आया था, जी तो कहीं पर रजिस्ट्री करानी थी, तो मैंने बात की जमा करने लोगों से, तो क्योंकि हमारे पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, हमने 2003 से पहले खरीदी, हमने कोई ज़मीन खरीदी हो, कुछ भी नहीं है मेरे पे, तो वो मेरा म्यूटेशन नहीं हो रहा है। अच्छा। तो मैंने उनसे बात की कैसे होगा, तो उसमें क्या हुआ कि पिताजी का वो जो एक कृषक प्रमाण पत्र बनता है, जी पिताजी का कृषक प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्ट्री कॉपी, परिवार रजिस्ट्री। वो मैंने भेजी। अच्छा। करना पड़ेगा उनको, क्यों नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं है, कई बार ये क्या होता है आम- कि हमारी कई बार जानकारी होता है, कम आम होती लोगों है। के पहुंच Yes, कम पहुंचती है। उस गहराई तक लोग नहीं जाते, मैं डेप्थ तक जाता हूँ। लोगों को ये चाहिए ना सर कि भाई आसानी से हो जाए, सरलीकरण। सरलीकरण। असल में जिन बातों पर आप लोगों को काम करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ बिंदु है, जी अभी आगे विषय बढ़ेगा तो मैं उसको बढ़ाऊंगा। जी एक तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आप लोगों ने उसका अध्ययन नहीं किया होगा। हम जब आज़ादी के बाद हमारे यहाँ लगभग 29-30% कृषि भूमि थी, बिल्कुल। जिसमें हम आवासित भी थे। उसके बाद 90 के दशक में ये भूमि 7% रह गई, और आज के डेट में लगभग 3.5% कृषि भूमि है सिर्फ बची बची हुई। पूरे पहाड़ पे। ठीक, एक तो ये विषय पकड़ने वाला है। जब आप भू कानून की बात कर रहे हैं, पहले ये भी देखो तुम पे है क्या, इसी की चिंता सता रही पहले है, तो जो देखो थोड़ा आप पे बहुत बचा आप पे हुआ है क्या बचा हुआ। तो मात्र यहाँ तक हम आ गए। एक चिंता मेरी इस बात की है, एक चिंता मेरी है कि भू कानून हम कैसे लागू करें कि कहीं भू कानून लागू करने के बाद ऐसा ना हो कि हमारी जो कैपिटल है, जी पहाड़ के आदमी के पास उसकी छोटी मोटी जमीन के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं है, एक एक खेत दूर दूर ठीक पे है ना, ये डिवेलुएट हो जाएगा, इसकी वैल्यूएशन नीचे आ जाएगी, तो उसके उसकी जो कैपिटल डाउन आएगी, तो उसको कैसे हम बचाएं, कैसे बचे। दूसरा पहलू ये है। जी तीसरा पहलू यह है कि यहाँ पर भूमि की जो नाप हुई थी वो लगभग मेरे ख्याल से 1964 में हुई थी लास्ट। उसके बाद तक आज तक उत्तराखंड में भूमि की नाप नहीं हुई है। कितनी कम हुई तो भू कानून लागू करने के साथ साथ पहले यहाँ बंदोबस्त जरूरी है। गोल खाते हैं आज भी, पता ही नहीं किसकी ज़मीन कहाँ है, कहाँ है, अभी खाते क्लियर नहीं है। कहीं तो सर बह गए, टूट गोल गए। खाते हैं, गोल खाते हैं। एक परिवार में अब 100 लोग हो गए हैं। जी अब वो दादा के ज़माने में ज़मीन चली आ रही है, 100 उसके वारिस हो गए, उनकी किसकी ज़मीन कहाँ है कितनी पता ही नहीं है। पता ही नहीं। गोल खाता उसको बोलते हैं। जी तो अब उसमें ये चाहिए कि आप भूमि का बंदोबस्त करें, बिल्कुल। बंदोबस्त के साथ साथ आप चकबंदी करें, चकबंदी, ताकि कोई नौजवान आप जैसा कोई कुछ काम करना चाहे तो इतनी पर्याप्त तो भूमि उसमें हो कि उसमें वो काम कर सके, इजीली मैनेजेबल हो। अभी क्या एक खेत कहीं, एक खेत कहीं, एक खेत कहीं और है, तो पहाड़ की भूमि मैनेजेबल नहीं है। तो वो एक भू प्रबंधन जिसको शब्द मैं बोलता हूँ वो आवश्यकता है। भू प्रबंधन में बंदोबस्त जरूरी है, चकबंदी जरूरी है, और भू उपयोग। सारी समस्याओं की जड़ है कि जमीन का उपयोग। जमीन को अगर हम लैंड यूज को फिक्स कर दें, जी जैसे पहाड़ में कुछ इलाके हम नोटिफाई करें, भाई इंडस्ट्रियल एरिया ये होगा, वेलनेस सेंटर्स वगैरह खुलने तो सिर्फ ये एरिया डिफाइन होगा, हर जिले में 2-4 जगह हम नोटिफाई कर दें, और बाकी का भू उपयोग कृषि रहेगा, जिसको हम सख्ती के साथ पालन करेंगे। कि यहाँ पे सिर्फ खेती हो। कोई नहीं आने का बाहर। बिल्कुल अगर खेती की भूमि को अगर आप कॉमर्शियल में नहीं यूज़ कर पाएंगे तो क्यों लेगा कोई? बिल्कुल आप बताओ कहाँ जाएगी? जिसको खेती करनी हो वही आएगा ना। बिल्कुल। तो भू उपयोग साथ साथ तय करें। तो ये बारीकियाँ सर ये जो कि भू प्रबंधन, जी भू कानून के साथ साथ भू प्रबंधन ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले बंदोबस्त है। आप खाते तय करिए। जो 64 के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ यहाँ, बहुत लंबा समय हो गया। आप कल्पना करो ना, 64 के बाद कितना साल हो गया? 36 साल तो वो होगा, 23 साल ये हो गए। साल ही हो गए। तो 36 और 23 58 साल, 58-60 साल मेरी उम्र के बराबर। तो अभी तक यहाँ पर ये भू प्रबंधन नहीं हुआ, मतलब ये बंदोबस्त नहीं हुआ है। तो भू कानून के साथ साथ भू प्रबंधन ये पहाड़ की आवश्यकता है। तो सर इस पर काम होना उम्मीद कर सकते हैं सर कि जो आगामी विधानसभा सत्र हो उसमें विधायक इस बात को उठाएं कि जो जैसे आपने कहा चकबंदी होनी चाहिए, हर किसी को, सब लोग आस देख रहे हैं कि अगर ऐसे चकबंदी हो तो लोग करें, क्योंकि पहाड़ों में खेत ये है कि एक यहाँ पर हो तो 1 किलोमीटर दूर पे है किसी का खेत। मेरी अपनी ज़मीन है, 3 गाँव में है, लेकिन हम उन खेतों को अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब हम बचपन में आ रहा है, अभी मैं गाँव जाता हूँ, मेरा मकान है, मैं रहता हूँ, मैं उन खेतों में घूमता हूँ, लेकिन मैं उन खेतों को पकड़ नहीं पा रहा हूँ, दूर दूर बहुत है, जिन अलग अलग गाँव में है। तो मैं अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी से मिला था, पुष्कर धामी जी से। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोलता हूँ, मैं अपनी बात भी करता हूँ। मैंने उनसे कहा था कि अभी तक उत्तराखंड में हमने स्वैच्छिक चकबंदी की बात की है, लेकिन गोल खाते हैं। पहाड़ में एक भाई रह रहा है, बाकी कहाँ रह रहे हैं, सबकी सहमति हो नहीं पाती है। तो स्वैच्छिक चकबंदी वहाँ संभव नहीं हो पा रही है।
तो मैंने कहा था कि आप कंपलसरी ग्राउंड्स पे 2 ब्लॉकों में पायलट प्रोजेक्ट ले लीजिए, एक कुमाऊं में उठा लीजिए, एक गढ़वाल में। अगर गढ़वाल में मैंने कहा तो मेरे ब्लॉक में कर डालो, तो 2 ब्लॉकों में आप इन्फोर्समेंट करें चकबंदी का और इसको दुरुस्ती करें, इसके परिणाम देखें आप। तो हो सकता है लोग उससे कन्विंस होकर फिर स्वयं में आगे आ जाए, और नहीं होगा तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने वहाँ भी सुझाव दिया है कि भाई आप चकबंदी के लिए फोर्सली चलिए, क्योंकि लोग यहाँ रहते नहीं हैं, बंजर पड़ते चले जाए के, बंजर हो गए, उनको कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आपकी जो खेती, जो जोत की भूमि है, धीरे धीरे बंजर भूमि में परिवर्तित हो, आगे चल के वन क्षेत्र घोषित हो जाएगा। बिल्कुल सर, काफी बता रहा हूँ, ज्यादा जमीन है, वन क्षेत्र हो चुका है, वन क्षेत्र घोषित हो जाएगा, पेड़ नहीं हटा सकते वहाँ, कुछ कर नहीं सकते वहाँ, तो आप पे जो बची हुई जमीन है वो भी चली जाएगी। तो ये एक संकट है। अगर चकबंदी होगी तो हम कम से कम कुछ ना कुछ तो करेंगे उसमें। तो ये भू प्रबंधन का एक बड़ा विषय है, और अवसर आएगा, विधानसभा चलेगी, विधानसभा में डिस्कशन होगा, बात करेंगे। हालांकि ये भी रहता है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को बहुत ज़्यादा बोलने का अवसर नहीं मिलता है, विपक्ष लोग ज़्यादा बोलते हैं सर। ये हमें उनके पास बहुत रास्ते हैं बोलने के लिए। लास्ट जो विधानसभा सत्र चला था उसमें ये देखने को मिला था कि आप जब स्मार्ट सिटी की बातों को लेकर कह रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल पाया आपको लेकर। समय क्या, मैं बोलना चाह रहा था सर, मेरा एक सवाल, विनोद चमोली जी चेयरमैन रहे नगर पालिका देहरादून के, उसके बाद जब नगर निगम बना तो मेयर रहे हैं, और अब इसी जो नगर निगम क्षेत्र है इसी में आपकी विधानसभा भी है, और आप स्मार्ट सिटी के कार्यों से असंतुष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है ना, मैंने कहा कि मैं जब यहाँ पर मेयर था तो उसी समय स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया था, उसमें हमने DPR स्वीकृति दी थी नगर निगम से, उसमें बहुत सारे चीज़ें मैंने जोड़ी हुई थी, कैसे करना है, क्या करना है। बाद में कालांतर में जब मैं हट गया, क्योंकि मुझे हटना ही था, उसके बाद मैं विधायक हो गया था, तो वो जो मूल जो DPR था उसमें चेंजेस आ गए, और वो चेंजेस सरकार के लेवल पे कम थे, और जो SPB थी, जो स्मार्ट सिटी एक कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है इसका, SPB बोलते हैं उसको, तो उस लेवल पे ज़्यादा हुए, तो उस पर मेरी हमेशा शिकायत भी रही, आपत्ति भी रही है। बाद में सरकार में जब बातचीत वगैरह हुई तो फिर उन्होंने वो काम अपने हाथ में भी लिया, प्राइवेट कंपनियों से छीन के अपने हाथ में, तब से कुछ चीज़ें ठीक भी हुई हैं, पहले से थोड़ा सा चीज़ें ठीक हुई, जो स्वरूप आप, लेकिन जो मूल स्वरूप जो मैं चाहता था वो नहीं हो पाया। और अब क्योंकि समय निकल गया, उसमें इतना समय रहा नहीं, वो पैसा सब, वो पैसा भी खत्म हो गया, वो भी लग गया जहाँ जहाँ लगना था। तो अब बोल ही सकते हैं, कुछ करने लायक ज़्यादा कुछ रहा नहीं, लेकिन उसमें एक काम जरूर मैं करा पाया, जो आड़त बाजार शिफ्टिंग का चल रहा है, क्योंकि चक्रौता रोड और आड़त बाजार दोनों बॉटल नेक थे देहरादून के। चक्रौता रोड में मेयर रहते हुए कर गया था, आड़त बाजार का काम रुका हुआ था, तो इसको भी मैं स्मार्ट सिटी में ले गया था। ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप अपना, स्मार्ट सिटी में ले गया था। तो स्मार्ट सिटी में बाद में उन्होंने जो एडवाइजरी कमेटी थी, मैं उसमें मिनट्स में लाया था, बाद में शायद उस समय ये तय हुआ कि भाई MDD इसको करेगा, बाद में MDD में हाथ खड़े कर दिए। तो फिर मैंने एक समीक्षा बैठक हुई थी स्मार्ट सिटी की, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, ये विषय मैंने वहाँ पर उठाया, भाई आपने उसको मिनट से क्यों हटाया, कौन करेगा उसको। तो वहीं पर जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं संधू जी, उन्होंने ही एश्योर किया कि भाई आड़त बाजार को हम टेकअप करेंगे और किसी भी तरह से उसको कराएंगे, और मुझे खुशी है कि उन्होंने उसको टेकअप किया जैसे उन्होंने कहा था वादे के हिसाब से। हमको आभारी भी होना चाहिए उनका कि उन्होंने कहा तो किया, और आज आड़त बाजार शिफ्ट होने की स्थिति में है। मेरे क्षेत्र में ज़मीन चिन्हित की, जब मैं नगर निगम था तो वो ज़मीन मैंने ही रोकी थी, वो लोग उसको खुर्द-बुर्द कर रहे थे। हाँ, तो वो बचाई थी। आज उसी ज़मीन पर आड़त बाजार आ रहा है, और आने वाले आप समय में देखेंगे तो आड़त बाजार का बॉटल नेक भी समाप्त हो जाएगा, और वहाँ पर आसानी से ट्रैफिक जा पाएगा। तो वो एक ब्रेन चाइल्ड था मेरा कि मैं आड़त बाजार को ठीक करूँगा, चक्रौता को ठीक करूँगा, वो काम मेरा पूरा हो रहा है, तो इस बात का मुझे संतोष है। अच्छा विधायक जी, आपने जब मंच से ये बात कही कि मैं शपथ लेता हूँ मूल निवास और भू कानून को लेकर कि हम ला के रहेंगे, अब इसमें भी कई जो चीज़ें हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी की बात ले लें, या आपने जिस प्रकार से कहा कि हम ला के रहेंगे, इसमें 2 चीज़ें हो रही है। एक तो हो रहा है कि मूल निवास 1950 से लागू किया जाए, एक हो रहा है कि 1985 से लागू किया जाए। आप किसके पक्ष में हैं? नहीं, देखिए 1985 से तो मेरा व्यक्तिगत मत है, वो तो गलत है जी, वो गलत है 1985। जी हाँ, हमें कहते हैं जब केंद्र ने एक चीज़ तय की हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जस्टिफाई किया हुआ, आप निवास प्रमाण पत्र चले जाए स्थायी निवास, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ हैं इतने सालों से हैं, वो उनकी भी भूमिका, उनका भी योगदान है, लेकिन आपको दोनों को डिफ्रेंशिएट जरूर करना पड़ेगा। मेरा दादा यहाँ था, मेरा परदादा यहाँ था, मेरे सब यहाँ थे, और मैं उसकी रेस हूँ, ठीक है ना। तो जो अभी यहाँ पर 60 में आए होंगे या 65 में आए होंगे, 70 में आए होंगे, वो यहाँ की रेस नहीं हो सकते। हाँ, आने वाले समय में बच्चे हो जाएंगे, वो रेस होंगे, वो भी रेस हैं, लेकिन
हम यहाँ के मूल वासिंदे हैं, मूल निवासी मूल वासिंदे, मूलवासी। और उसको सेंटर ने डिफाइन किया कि 1950 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1950 का कट ऑफ तय कर दिया गया कि जो जिस स्टेट का है उस स्टेट का मूल निवासी माना जाएगा। तब हम यूपी में थे, हम यूपी के मूल निवासी माने गए। यूपी से कट गया, हम उत्तराखंड बन गया, तो हम उत्तराखंड के मूल निवासी माने जाएंगे। उसमें कहाँ सोचने की जरूरत है, वो तो बड़ा यानी कि क्लियर डायरेक्शन है वो, उसको लागू तो करना है। हाँ, आप जो अस्थायी निवास हैं आप उनको भी सम्मान दीजिए, उनके भी राइट्स आप डिफाइन कीजिए, उनको भी आप साथ लेके चलिए, लेकिन जो उसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं। हम किसी को राइट्स को कहीं मारने वाले नहीं, लेकिन मूल निवास की आइडेंटिटी को हम समाप्त नहीं कर सकते। विधायक जी, मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे। आपने पहाड़ को लेकर काफ़ी चिंता यहाँ पर जताई भी और आप लगातार इन चीज़ों को उठाते रहे, जैसे कि आपने कहा कि मैं धामी जी से मिला था, मूल ये चकबंदी की आपने बात की थी। एक पहाड़ों में आजकल एक समस्या है जिसको लेकर पहाड़ी काफ़ी नाराज भी हैं, वो है अतिक्रमण पर कार्रवाई है। मैं यहाँ पर आपका पॉइंट व्यू जानना चाह रहा हूँ कि पहाड़ों में जो दुकानें थी, छोटे छोटे जो रोजगार थे वो तोड़ दिए गए, लेकिन जो देहरादून है या जो मैदानी इलाका है यहाँ पर बस्तियाँ हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उन पर उस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है। नहीं, देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहाड़ पर जो अतिक्रमण के खिलाफ में जो काम चला वो सड़कों के किनारे चला, सड़कों के किनारे चला, लेकिन लोगों के मुख्य मार्गों जी। और आप भूलेंगे नहीं, देहरादून में भी ये काम हुआ है सर। कुछ बहुत सारी बस्तियाँ नहीं, बस्तियों को उससे कनेक्ट मत करिए। देहरादून के आज मैं अभी उद्घाटन करके आया हूँ, जो इंद्रेश रोड है हमारा, इंद्रेश हॉस्पिटल है, वो रोड चौड़ीकरण नहीं किया हमने, अतिक्रमण नहीं हटाया वहाँ से, या हमने बंजारावाले में तोड़फोड़ नहीं की, हमने मेवाले में तोड़फोड़ नहीं की, मस्जिद मैंने 12 फीट पीछे कर दी, मेवाले की सड़क बनने जा रही है। तो जो मुख्य मार्ग थे उन मुख्य मार्गों में आवागमन सुलभ हो सके इसके लिए जो है अतिक्रमण हटाया गया, राइट। और पहाड़ में भी यही हुआ। लेकिन मैंने एक बात कही थी, मैंने उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा कि मैंने कहा इसका ऑडिट किया आपने कि कितने लोग जो है हमारे रोजगार प्रभावित हुआ, तो जवाब नहीं था। मैंने इनको कहा था कि जितने लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं आप उसका एक डेटाबेस तैयार करिए और उन लोगों को कहाँ व्यवस्थित करना है ताकि उनका रोज सुरक्षित रहे, रोजगार सुरक्षित रहे। हमने चौराहा रोड हटाया ना, उनके लिए मॉल बना के दिया ना, तो हम पहाड़ में क्यों नहीं ऐसा कर सकते? तो जो लोग वहाँ पर जिन लोगों को रोजगार प्रभावित, देखो सड़कें भी क्लियर चाहिए, लोग भी बहुत नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं और पहाड़ों में ऐसी जगह बस रहे हैं। अभी आपने हिमाचल की त्रासदी देखी है, ये त्रासदी उत्तराखंड में भी कभी भी हो सकती है। जिस तरह पहाड़ों पे लोगों ने निर्माण किए हुए, ठीक है, और रोजगार उनका प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको जीवन को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने ये कहा था कि भाई इसको पूरा एक बार इसका डेटाबेस तैयार कर लीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार प्रभावित हुआ, उनको अन्यत्र जगह दीजिए, उनकी व्यवस्था करिए। तो सरकार कोई ऐसी रूपरेखा बना रही है जिससे पहाड़ के जो लोग हैं उनका स्वरोजगार सुरक्षित रह सके? देखो ये तो सरकार से पूछना पड़ेगा ना। सरकार तो आप ही की है। मेरी है, मैं सरकार नहीं हूँ। नहीं, आप सरकार नहीं, हम बता रहे हैं, अब हम आपको समझा, लोगों ने आपको प्रतिनिधि बनाकर, अब आपको हम समझा रहे हैं। मेरे दल की सरकार है जी, मैं उस पार्टी का विधायक हूँ जिसकी सरकार है, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार है इस नाते। लेकिन सरकार कहते हैं मंत्रिमंडल समूह हो, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल समूह, वो सरकार होती है मुख्य रूप से। तो मैं सरकार नहीं, मैं विधायक हूँ। विधायक के नाते जितना मैं कह सकता हूँ कर सकता हूँ, मैं उस भूमिका में अपने काम के साथ न्याय करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ ये सारे विषय में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, मैंने बात की, नहीं करना उनको है, ठीक है ना। और मुझे ये भी लगता है कि जब ये विषय एड्रेस होते हैं तो इसमें कुछ निकल कर आता है, निकल कर, जैसे उस समय अतिक्रमण का चल रहा था, बहुत तेजी से चल रहा था, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत डीएम वगैरह हम लोग तो सब तुरंत सबको फ़ोन किया, भाई इसको थोड़ा रोकिए, ठीक है, कोर्ट का आदेश है लेकिन इसका मतलब नहीं तुम बिल्कुल खत्म कर दोगे। तो मुख्यमंत्री के आदेश पर वो फिर रुका, उसके बाद रुका। तो ऐसा नहीं कि चिंता नहीं कर रहे, रोका हम लोगों ने। तो आगे भी जो लोग प्रभावित हुए हैं उस पर भी निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज चल रही होगी, सरकार कर रही होगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपने तमाम जो सवाल थे हमारे उनके जवाब दिए कि आप पहाड़ को लेकर आपकी जो चिंता है, आप सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी इसको लेकर बात की है। और हम आगे भी उम्मीद करेंगे सर कि जिस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी उत्तराखंडी लोग सड़कों पर आने को मजबूर हैं, वो समस्याएं आप दूर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।